हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साध्वी, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक दैट इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सो व्हाट इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड और व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स? इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी? फूड चेन की। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होती है? पिरामिड की फॉर्म में। लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप सोचते होंगे कि वो ग्राफ्स बनते हैं वगैरह, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ऑल्दो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ने कौन सी फॉर्म ले ली हुई है? पिरामिड की फॉर्म। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप किसकी करते हैं? फूड चेन की। फूड चेन में क्या क्या हो रहा है, किस ट्रॉफिक लेवल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, या किस ट्रॉफिक लेवल में कितने इंडिविजुअल्स हैं, कितना बायोमास है, कितनी एनर्जी है, वो सारा आपको कौन बताते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इन पिरामिड्स को और क्या बोला जाता है? एल्टोनियन पिरामिड्स। क्यों? क्योंकि ये किसने डेवलप किए थे? एल्टोनियन ने डेवलप किए थे इन 1927। पिरामिड्स में, इन पिरामिड्स में प्रोड्यूसर्स जो होते हैं दे आर एट द बेस, और टॉप कंज्यूमर्स होते हैं एट एपेक्स लेवल। एपेक्स का मतलब होता है ऑन द टॉप लेवल। प्रोड्यूसर्स हमेशा बेस पे होते हैं और टॉप कंज्यूमर्स कहाँ होते हैं? एपेक्स लेवल पे। ठीक है। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स की टाइप्स कितनी है? 3 मेन टाइप्स के होते हैं ये। नंबर फर्स्ट पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर सेकंड पिरामिड ऑफ बायोमास, नंबर थर्ड इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये 3 टाइप के पिरामिड्स हैं, नंबर, बायोमास और एनर्जी। हम सबसे पहला डिस्कस करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या है? सेम है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है ये, जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन किसकी है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये इंडिविजुअल्स आप कहाँ देखते हो? एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल में, फूड चेन की हर एक ट्रॉफिक लेवल में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऐसे टाइप के ट्रॉफिक लेवल्स हैं। तो हर्बीवोर्स में कितने इंडिविजुअल्स हैं, कार्निवोर्स में कितने इंडिविजुअल्स हैं, प्रोड्यूसर्स ट्रॉफिक लेवल में कितने इंडिविजुअल्स हैं, तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बताता है? पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड। जो ये पिरामिड ऑफ नंबर है, ये अपराइट मतलब सीधा भी हो सकता है, या तो उल्टा भी, इन्वर्टेड भी हो सकता है। और ये इसकी ओरिएंटेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कितने होंगे, प्रोड्यूसर्स का नंबर कितना होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा। ओके। अब अपराइट की एग्जाम्पल है सबसे पहली इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और इन्वर्टेड की एग्जाम्पल है पैरासिटिक फूड चेन। तो ये मैंने आगे 2 डायग्राम्स बनाई है पिरामिड ऑफ नंबर। दोनों अपराइट है तो इसका मतलब ये किसकी है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। और ये इन्वर्टेड है तो किसका? इसका क्या मतलब है? ये कौन सी है? पैरासिटिक फूड चेन या पैरासिटिक इकोसिस्टम की। ओके। अब देखिए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे पहले कौन है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स बेस पे हैं और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स की है। ओके। उससे कम आ गए हर्बीवोर्स, उससे कम प्राइमरी कार्निवोर, देन सेकेंडरी कार्निवोर, एंड देन लास्ट इज टॉप कार्निवोर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है? प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स हाई लेवल पे हैं और टॉप कार्निवोर आर एट लो लेवल। ठीक है। इसीलिए ये पिरामिड ऑफ नंबर क्या बना हुआ है? अपराइट। ओके। देन पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड शेप किस में होती है? पैरासिटिक फूड चेन में। अब आप देखिए, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, इनको फीड करने वाले हर्बीवोर्स बहुत ज़्यादा हैं, हर्बीवोर्स के ऊपर फीड करने वाले पैरासाइट्स वो उससे भी ज़्यादा है, और पैरासाइट्स को अगेन फीड करने वाले हाइपर पैरासाइट्स सबसे ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब हाइपर पैरासाइट सबसे ज़्यादा है, प्रोड्यूसर सबसे कम है, तो इसीलिए ये क्या बना हुआ है? इन्वर्टेड। क्योंकि पिरामिड ऑफ नंबर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। अगर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हुए ये अपराइट बना है, अगर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स कम है तो ये क्या बन जाएगा? इन्वर्टेड बन जाएगा। ओके। जैसे पैरासाइट्स में, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल टर्माइट्स, बीटल्स। ओके, बीटल्स वगैरह। हाइपर पैरासाइट्स में जैसे आ जाता है लिवर फ्लूक, जिनकी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, टेप वर्म। ठीक है। पैरासाइट्स को ही फीड करने वाले हाइपर पैरासाइट्स। तो पिरामिड ऑफ नंबर में अगर इन्वर्टेड हुआ, इट मीन्स प्रोड्यूसर्स की जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है या प्रोड्यूसर्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, इसलिए इन्वर्टेड बनेगा। और पिरामिड ऑफ नंबर में ही
अगर प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या बनेगा, अपराइट. ओके, नाउ सेकेंड पिरामिड इज, so our next pyramid is pyramid of biomass. So what is pyramid of biomass? Same वही graphical representation of the total amount of living matter, कि जितना भी लिविंग मैटर एक ट्रॉफिक लेवल में होगा, चाहे वो प्रोड्यूसर्स का हो चाहे वो हर्बीवोर्स का हो, कितना लिविंग मैटर एक ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बताती है हमें, पिरामिड ऑफ बायोमास. ओके, पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड. ये भी अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है. अब जैसे अपराइट होगा ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में. क्यों? क्योंकि बायोमास आपको पता है कि प्रोड्यूसर्स का बायोमास एज कंपेयर टू बाकी के ट्रॉफिक लेवल से बहुत ज़्यादा होता है. तो इसीलिए अगर प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी या प्रोड्यूसर्स का नंबर ज़्यादा है तो पिरामिड ऑफ बायोमास विल बी अपराइट. इन्वर्टेड किसके केस में है, पॉन्ड इकोसिस्टम में. क्यों? क्योंकि पॉन्ड इकोसिस्टम में फिशेस का बायोमास बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम ले लीजिए या एक्वाटिक इकोसिस्टम में फिशेस का बायोमास बहुत ज़्यादा होता है. तो जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स या प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी कम होगी और अगर पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में पूछा जाएगा तो आपको क्या आंसर देना है कि इट विल बी इन्वर्टेड इन केस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम. जैसे यहाँ पे मैंने इसमें पिरामिड ऑफ बायोमास बनाया है, प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, देन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर, इसीलिए ये क्या है, अपराइट इन केस ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड किस में है, पॉन्ड इकोसिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स मीन्स जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर, उनकी क्वांटिटी या उनका नंबर बहुत ही ज़्यादा कम है. जू प्लैंक्टॉन्स इनके ऊपर फीड करते हैं, उनकी क्वांटिटी या उनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है. फिर इसके बाद आते हैं प्रीडेटर इंसेक्ट्स, वो जू प्लैंक्टॉन से ज़्यादा होते हैं और फिशेस की क्वांटिटी एज कम्पेयर टू प्रीडेटर इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है. तो इसीलिए पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या बना, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, क्योंकि यहाँ पे फिशेस का बायोमास बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फाइटोप्लैंक्टॉन्स. ओके, आवर नेक्स्ट एंड लास्ट पिरामिड इज पिरामिड ऑफ एनर्जी. तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन किसकी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ने कितनी एनर्जी ट्रैप की है अपने अंदर, उसके बेसिस पे आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हो इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड, जिसको आप क्या कहते हो, पिरामिड ऑफ एनर्जी. मतलब डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ने कितनी कितनी एनर्जी कंज्यूम की या कितनी कितनी एनर्जी अपने अंदर ट्रैप की है, उसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको क्या बताता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी. और पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अपराइट, क्योंकि आपने जब पिछले लेक्चर्स में एनर्जी फ्लो पढ़ा था, उसमें जब हमने 10% लॉ पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी थी. जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता गया, एनर्जी फ्लो क्या होता गया, डिक्रीज. तो इसीलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जीज किसके पास होती है, प्रोड्यूसर्स के पास. उसके बाद सबसे कम किसके पास होगी, जो टॉप लेवल का कार्निवोर होगा, उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी. इसीलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहेगा, चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो, चाहे वो ग्रासलैंड हो, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे उनके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 10% लॉ के हिसाब से चलता है, एनर्जी फ्लो लॉ के हिसाब से चलता है कि प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी या एनर्जी का फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है. इसीलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. अब यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट्स हैं लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स के, तो मैं आपसे ये शेयर करूँगी. 2 लिमिटेशंस हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के. अभी हमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बायोमास की इन्फॉर्मेशन देते हैं, एनर्जी की इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन इसके लिमिटेशंस हैं कि इसने कभी भी फूड वेब को एकोमोडेट नहीं किया. ये नॉर्मली आपको सिंपल फूड चेन्स के बारे में बताता है, इसने कभी भी फूड वेब को एकोमोडेट नहीं किया. और सैप्रोफाइट्स इसमें इंक्लूड नहीं होते. ये एल्टोनियन के कुछ डिसएडवांटेजेस थे, या ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स की कुछ लिमिटेशंस हैं कि इट डज नॉट एकोमोडेट फूड वेब एंड सैप्रोफाइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स.
सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल सक्सेशन. सो व्हाट इज सक्सेशन? सक्सेशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज, मीन्स स्लो चेंज. किसमें? इन द स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एरिया. एक एरिया की स्पीशीज कॉम्पोजिशन, एक एरिया में कितने स्पीशीज हैं, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, कितने टाइप्स ऑफ स्पीशीज हैं, उन सभी कॉम्पोजिशन में धीरे धीरे करके चेंज आना, जो कि अल्टीमेटली क्या बनाएगा? एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी. ठीक है. सो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एरिया, जिसकी वजह से क्या बनती है? लीडिंग टू क्लाइमैक्स कम्युनिटी. नाउ व्हाट इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी? क्लाइमैक्स कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने एनवायरनमेंट के साथ हमेशा किस में रहती है? इक्विलिब्रियम में रहती है, मीन्स एक बैलेंस्ड स्टेट में रहती है. कहने का मतलब है कि अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो उसमें भी थोड़ा चेंज आएगा. अगर एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो ये भी चेंज नहीं होगी. इसीलिए इट रिमेन्स स्टेबल. क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है वो स्टेबल रहती है एज लॉन्ग एज द एनवायरनमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. अगर एनवायरनमेंट अनचेंज्ड है, अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आ रही हैं, तो जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो भी क्या रहेगी? स्टेबल रहेगी. तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी के एक एग्जाम्पल है दैट इज रेन फॉरेस्ट. ओके. अब सक्सेशन के टाइम पे होता क्या है? ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीशीज कॉलोनाइज एन एरिया. कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो एक एरिया में अपनी कॉलोनी बना लेती हैं, अपना राज बना लेती हैं, एंड बिकम मोर न्यूमरस. ऑब्वियसली जब भी कभी किसी एरिया में कोई स्पीशीज अपना राज बना रही है, अपने आप को कॉलोनाइज कर रही है, अपनी कॉलोनीज बना रही है, तो वो क्या करेंगी? वो अपना नंबर क्या करेंगी? बढ़ाएंगी. वो ज़्यादा नंबर में इंक्रीज होती जाएंगी. वेयर एज पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशीज डिक्लाइन. अगर एक एरिया में सक्सेशन के टाइम पे एक एरिया में अगर कोई स्पीशीज कॉलोनीज बना रही है, वो अपने आप का नंबर इंक्रीज कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरी स्पीशीज होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिक्लाइन. अगर ये भी अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करेगी तो ये क्या हो जाएगी? डिक्लाइन. तो सक्सेशन में यही होता है, एक स्पीशीज आती है, वो एक एरिया कॉलोनाइज करती है, अपना पॉपुलेशन बढ़ाती है, और दूसरे पॉपुलेशन को क्या कर देती है? डिक्लाइन कर देती है. ठीक है. अब जो ये पूरी कम्युनिटीज़ होती हैं, जो भी इसमें सक्सेशन में जो भी कम्युनिटीज़ आती हैं, प्लांट की जिसकी भी कम्युनिटीज़ आती हैं, इन सब का सीक्वेंस, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट चेंज सक्सेसफुली. मतलब जो चेंज होती रहेगी और सीक्वेंस में चलती रहेगी. पूरी कम्युनिटीज़ का सीक्वेंस बनता रहेगा, और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है ये धीरे धीरे करके चेंज होता जाएगा इन अ गिवन एरिया. तो उस एंटायर सीक्वेंस को क्या कहते हैं? शेयर. इस सीक्वेंस को शेयर कहा जाता है. ये सीक्वेंस किसका होता है? कम्युनिटीज़ का सीक्वेंस होता है. ये सीक्वेंस क्या करता है? एक गिवन एरिया में सक्सेसिवली, मतलब धीरे, स्टेप बाय स्टेप ये क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है. तो इस एंटायर सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? शेयर. ओके. अब पूरे सीक्वेंस को शेयर बोलते हैं, तो इंडिविजुअल कम्युनिटीज को क्या बोलेंगे? सीरियल स्टेजेस या सीरियल कम्युनिटीज. ओके. पूरे सीक्वेंस का नाम है शेयर. इस सीक्वेंस की एक एक कम्युनिटी को क्या बोलते हैं? सीरियल स्टेजेस या कम्युनिटीज. ठीक है. जैसे पूरी एक फूड चेन होती है, फूड चेन के स्टेप्स को ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, वैसे ही सीक्वेंस आपकी शेयर आ गई. शेयर के छोटी छोटी कम्युनिटीज इज नोन एज सीरियल स्टेजेस और सीरियल कम्युनिटीज. अब ये कुछ सीरियल कम्युनिटीज हैं. ठीक है. जैसे हाइड्रोसियर. हाइड्रोसियर क्या है? कम्युनिटी इन फ्रेश वाटर. लिथोसियर, कम्युनिटी ऑन रॉक. रॉक के ऊपर अगर कोई कम्युनिटी बन रही है दैट इज नोन एज लिथोसियर. सैमोसियर, इसमें पी साइलेंट होता है. सैमोसियर मीन्स कम्युनिटी ऑन सैंड. ओके. रेत के ऊपर कम्युनिटी बनती है. हैलोसियर इज कम्युनिटी इन सेलाइन बॉडी. जो नमकीन पानी या नमकीन ऐसा एरिया जहाँ पे नमक की क्वांटिटी या सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उस एरिया में कम्युनिटी इस्टेब्लिश करना इज नोन एज हैलोसियर. देन लास्ट इज जीरोसियर. तो जीरोसियर क्या है? कम्युनिटी इन ड्राई एरिया. ऐसा एरिया जो ड्राई हो, वहाँ पे अगर कम्युनिटी इस्टेब्लिश हो तो उसको आप क्या बोलते हो? जीरोसियर. जैसे डेजर्ट्स, इस टाइप के एरियाज जहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सक्सेशन। अब सक्सेशन की टाइप्स हैं, तो इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट इज प्राइमरी, नंबर सेकंड इज सेकेंडरी। ओके, अब प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? प्राइमरी सक्सेशन वहाँ होगा, ऐसे एरिया में होगा वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड। प्राइमरी सक्सेशन उस जगह पे होती है जहाँ पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ने कभी भी एग्जिस्ट नहीं किया होगा, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे कभी आया ही नहीं होगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो बिल्कुल प्लेन या बेयर एरिया होता है, खाली एरिया होता है, जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं होगा, उधर अगर कोई सक्सेशन हो रही है तो उसको आप क्या नाम देते हो? प्राइमरी सक्सेशन। जैसे न्यूली कूल्ड लावा, अभी अभी जो लावा निकला है, जैसे वॉल्केनो में से लावा निकला और वो ठंडा हो गया। लावा निकलने के बाद जब वो ठंडा हो गया, वो न्यूली कूल्ड लावा विल बी, मतलब अगर वहाँ पे कोई स्पीशीज अपना ऑक्यूपाई करती है तो उस टाइप की सक्सेशन को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सक्सेशन। क्योंकि उस लावे में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं किया था, वो अभी अभी ठंडा हुआ है। तो वो जो न्यूली कूल्ड लावा है, उसके ऊपर अगर कोई कम्युनिटी इस्टेब्लिश होगी तो उस सक्सेशन को आप क्या बोलोगे? प्राइमरी सक्सेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बेयर रॉक, कोई खाली सा पत्थर होगा। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, अभी अभी कोई पॉन्ड क्रिएट हो गया होगा, जैसे अभी अभी नेचुरल प्रोसेस से कोई पॉन्ड बन गया है, तो एकदम उसमें कोई कम्युनिटी आएगी नहीं, या पहले से तो एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो अगर कोई न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड है, उसमें अगर कोई कम्युनिटी इस्टेब्लिश हो रही है पहली बार, तो उस टाइप की सक्सेशन को आप क्या बोलोगे? प्राइमरी सक्सेशन। जैसे और न्यूली क्रिएटेड रेजर्वॉयर, कोई रेजर्वॉयर बनाया गया है नया, उसमें जब कोई कम्युनिटी इस्टेब्लिश होगी, दैट विल बी नोन एज प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन होता है ऐसे एरिया में विच हैव लॉस्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे लाइफ फॉर्म्स थी, जहाँ पे पहले से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते थे, लेकिन उस एरिया ने अपने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खो दिया, लॉस हो गया वहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्यों लॉस हुआ और कैसे लॉस हुआ? ड्यू टू डिस्ट्रक्शंस एंड फ्लड। बाढ़ आ गई, तबाही मच गई, कुछ भी, कोई भी नेचुरल कैलामिटी हुई, उस एरिया के जो लाइफ फॉर्म्स थे वो सारे के सारे तबाह हो गए। तो अगर बाद में उन लाइफ फॉर्म्स की बाद में कोई कम्युनिटी वहाँ इस्टेब्लिश होगी, तो उस टाइप की सक्सेशन को हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अबंडेंट फार्म लैंड्स, कोई खेत है उसको छोड़ दिया हुआ है, उसमें ऑलरेडी प्लांट्स थे लेकिन अब वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो उस एरिया को छोड़ दिया हुआ है। बर्न्ड और कट फॉरेस्ट, मतलब जंगल का इलाका था, या तो पेड़ों को जला दिया है या पेड़ सारे काट दिए हुए हैं, मतलब पहले से ही वहाँ पे एक एरिया में क्या बना हुआ था? फॉरेस्ट बना हुआ था, लेकिन उस फॉरेस्ट को ह्यूमन एक्टिविटी से या नेचुरल एक्टिविटी से ख़त्म कर दिया गया। तो अब अगर उसके बाद, फॉरेस्ट के बाद वहाँ कोई कम्युनिटी इस्टेब्लिश होगी, तो उसको आप क्या बोलोगे कि वहाँ पे क्या हुई है? सेकेंडरी सक्सेशन हुई है। फिर ऐसे लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड, ऐसे लैंड्स जहाँ पे क्या आया हुआ है? फ्लड आया हुआ है, यहाँ जिसकी वजह से सारी सॉइल या मकान या पेड़ पौधे जो है वो सारे ख़त्म हो गए हैं। तो वो लैंड जो बच गया है, उसके बाद उस पर अगर कोई कम्युनिटी इस्टेब्लिश होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सक्सेशन। अब यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन की पायोनियर स्पीशीज कौन सी है? पहली बात तो व्हाट इज पायोनियर? पायोनियर का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज इन्वेडिंग अ बेयर एरिया, जो खाली एरिया को इन्वेड कर ले, खाली एरिया पे कब्जा जमा ले। और पायोनियर का शॉर्ट फॉर्म में मतलब होता है फर्स्ट, सबसे पहली स्पीशीज जिसने एक बेयर एरिया को इन्वेड कर लिया हुआ है। तो प्राइमरी सक्सेशन में पायोनियर स्पीशीज कौन सी है जो सबसे पहले आएंगी? वो है लाइकन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स। आई होप यू मस्ट बी नोइंग लाइकन्स, फंजाई और एलगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, तो ये एक स्लो प्रोसेस है। प्राइमरी सक्सेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। क्यों होता है ये स्लो प्रोसेस? क्योंकि जब कम्युनिटी इस्टेब्लिश होने से पहले, कोई भी कम्युनिटी इस्टेब्लिश होने से पहले देयर मस्ट बी फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल, मतलब अगर कोई एरिया है वहाँ पे अगर कोई कम्युनिटी इस्टेब्लिश होने वाली है, लेकिन पहले उस एरिया में कम से कम क्या होना चाहिए? फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए जो नेचुरल प्रोसेस से बनी हो। ठीक है, इसीलिए स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि जब तक ये नेचुरल प्रोसेस होगा तब तक कम्युनिटी इस्टेब्लिश होगी, कब वो कम्युनिटी आगे अपनी और पॉपुलेशन बढ़ाएगी, तो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस।
देन सेकेंडरी सक्सेशन में पायनियर स्पीशीज कौन सी होती है, ग्रासेस। जैसे सपोज अगर कोई लैंड किसी लैंड पे फ्लड आ गया या कोई फॉरेस्ट काट दिए, बर्न कर दिए, तो बाद में उस फॉरेस्ट एरिया के ऊपर छोटी छोटी घास उग जाएगी, तो ग्रासेस उनकी पायनियर स्पीशीज होती है। या वाइल्ड फ्लावर्स निकल सकते हैं, आपने देखा होगा आपके घर के बाहर जो ये ड्रेन्स होती हैं उस पर भी साइड पे छोटे छोटे प्लांट्स निकल जाते हैं, तो वो भी सेकेंडरी सक्सेशन ही होता है। वाइल्ड फ्लावर्स निकल जाएंगे, एल्गी जमा हो जाएगी वहाँ पे, पायनियर स्पीशीज जो सेकेंडरी सक्सेशन में हो सकती हैं, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी सक्सेशन है इट इज़ फास्टर देन प्राइमरी, क्योंकि ऑब्वियसली ऑलरेडी एक एरिया में लाइफ फॉर्म थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद एक सेकेंड लाइफ फॉर्म आई है, तो उस सेकेंड लाइफ फॉर्म को बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ सॉइल वगैरह तो प्रेजेंट होगा, या कुछ सेडिमेंट तो प्रेजेंट होगा, या कुछ रिसोर्सेज, पानी होगा, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी होगी थोड़ी बहुत, एनवायरनमेंट वैसा होगा, तो वहाँ पे दूसरी स्पीशीज़ जो है वो जल्दी डेवलप कर सकती है देन प्राइमरी। ओके क्लास, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेशन इन प्लांट्स। अभी आपने इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ा, अब आप पढ़ोगे कि प्लांट्स में सक्सेशन कैसे होती है। जो इससे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन था वो एक बेसिक था कि व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन, वो इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या कौन कौन सी टाइप्स हैं, कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं। अब आप पढ़ोगे कि प्लांट्स में सक्सेशन कैसे होती है। तो प्लांट्स में सक्सेशन दो तरह से होती है, एक होती है हाइड्राक, एक होती है ज़िराक, ठीक है। हाइड्राक का मतलब होता है वो सक्सेशन जो किस में होगी, वाटर एरियाज में होगी, ठीक है। और ये कौन से मतलब स्टेजेस से पास करती है, हाइड्रिक टू मेसिक, ओके। मीन्स हाइड्राक सक्सेशन जो है इट टेक्स प्लेस इन वाटर एरियाज, क्योंकि हाइड्रा से ही, वर्ड से ही पता चल रहा है वाटर, तो हाइड्राक सक्सेशन वो होती है जो वाटर एरियाज में होगी। और ये प्रोग्रेस कैसे करती है, कहाँ, मतलब किस स्टेज से किस स्टेज तक पहुंचती है, फ्रॉम हाइड्रिक टू मेसिक, ओके। ज़िराक सक्सेशन कौन सी होती है, ज़िराक सक्सेशन वो होती है जो ड्राई एरियाज में होगी, और इसकी प्रोग्रेशन कैसे होती है, फ्रॉम ज़ेरिक टू मेसिक। अभी ज़ेरिक, मेसिक, हाइड्रिक ये सब चीज़ें क्या है। ज़ेरिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ड्राई, हाइड्रिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वेट, एंड मेसिक का मतलब होता है मीडियम वाटर। मीन्स मेसिक आप ऐसा समझ सकते हो मॉइस्चर, जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर होगा। तो हाइड्राक क्या है, ये प्रोग्रेस कहाँ से करता है, फ्रॉम हाइड्रिक टू मेसिक, मतलब बहुत ज़्यादा वेट से लेके मॉइस्चर तक। मॉइस्चर में इतना पानी नहीं होता, मॉइस्चर में कुछ फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं, ठीक है। तो जो आपका हाइड्राक सक्सेशन है प्लांट्स में, ये वाटर एरियाज में होता है, और हाइड्राक सक्सेशन इन प्लांट्स प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक मीन्स टू वेट to mesic means medium water. Then ज़िराक सक्सेशन इन प्लांट्स इट टेक्स प्लेस इन ड्राई एरियाज, और ये प्रोग्रेस करता है फ्रॉम ज़ेरिक मीन्स टू ड्राई टू मॉइस्चर। अब यहाँ पे कॉमन चीज़ आ गई मेसिक एंड मेसिक, इसका मतलब है बोथ हाइड्राक एंड ज़िराक लीड्स टू मेसिक कंडीशन। जो ये सक्सेशंस है दोनों हाइड्राक एंड मेसाक, हाइड्राक एंड ज़िराक इन प्लांट्स, ये दोनों की दोनों लास्ट में कौन सी स्टेज पे आती हैं, मेसिक कंडीशन में, मीन्स मीडियम वाटर में, नॉट टू, नीदर टू ड्राई नॉट टू वेट, ओके। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ज़िराक सक्सेशन को। तो व्हाट इज ज़िराक सक्सेशन, इट ऑल्सो मीन्स प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स। अब प्राइमरी सक्सेशन से आप समझ गए होंगे कि इस रॉक पे पहले कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं की होगी। इट मीन्स रॉक के ऊपर कौन सी सक्सेशन हो रही है, प्राइमरी, तो उसको किस कैटेगरी में रखा है, ज़िराक सक्सेशन। ज़िराक सक्सेशन में पायनियर स्पीशीज मीन्स जो सबसे पहली स्पीशीज है वो कौन सी होती है, लाइकन, ओके। लाइकन क्या करता है, लाइकन सिक्रीट करता है एसिड। किसके ऊपर सिक्रीट करेगा, रॉक के ऊपर। जब ये एसिड सिक्रीट करता है इससे क्या होता है, रॉक जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, वो टूटने शुरू हो जाता है। और जब पत्थर टूटेगा, नॉर्मली आप कभी ईंट फेंकते हैं घर में, तो उसके कैसे पाउडर फॉर्म में निकलता है उसका जो भी वो पार्टिकल्स होते हैं, वैसे ही लाइकन क्या करेगा, वो एसिड सिक्रीट करेगा, रॉक को डिज़ोल्व करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, वेदरिंग मीन्स जो रॉक का टूटना, एंड सॉइल फॉर्मेशन। जब रॉक टूटेगा तो उससे सॉइल की फॉर्मेशन होगी।
अब जो ये सॉइल बनी है, रॉक के टूटने से जो सॉइल बनी है, ये लिटिल सॉइल जो बनी हुई है, ये लिटिल सॉइल से क्या होगा, छोटे छोटे प्लांट्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सॉइल मिल गई है तो छोटे छोटे प्लांट्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, जैसे ब्रायोफाइट्स, जिनको आप और क्या बोल सकते हो, मॉसेस। आपने देखा होगा जैसे ईंटों पे वो ग्रीन ग्रीन कलर से बिल्कुल पतले पतले से प्लांट्स होते हैं, ऐसे लगता है कारपेट जैसा है, बड़ा मुलायम सा वो एरिया बनाया होता है इन छोटे छोटे प्लांट्स ने, मॉसेस बोलते हैं उनको। तो ये जो लिटिल सॉइल है, इसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ ऑफ स्मॉल प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइट्स और मॉसेस। ओके, अब ये मॉसेस करते क्या है, ये मॉसेस आगे फर्दर क्या करेंगे, सॉइल इकट्ठा करने शुरू हो जाएंगे। सेम वही लाइकन अपना काम कर रहा है, वो डिज़ोल्व किए जा रहा है रॉक, वहाँ सॉइल बन रही है, सॉइल में मॉसेस बन रहे हैं। मॉसेस क्या करेगा, मॉसेस आगे सॉइल को एक्यूमुलेट करेगा, विंड को ट्रैप करेगा, विंड के पार्टिकल्स को ट्रैप करेगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और अपनी पॉपुलेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो वहाँ पे क्या बन जाता है, एक लाइकन मॉस कारपेट। जो भी जिस भी रॉक पे वो अपना सक्सेशन कर रहे हैं, उस रॉक के एरिया में क्या बन जाता है, एक लाइकन मॉस कारपेट। लाइकन अपना काम कर रहा है, वो रॉक डिसॉल्व किए जा रहा है, और मॉस अपना काम कर रहा है, वो सॉइल को एक्यूमुलेट किए जा रहा है। अब जो ये लाइकन मॉस कारपेट है, इससे क्या होगा, ये आगे जाके एक बहुत ही सूटेबल सबस्ट्रेटम, एक सूटेबल सोर्स प्रोवाइड करेगा फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स। हर्बेशियस प्लांट्स मीन जो हर्ब्स होते हैं, ठीक है। अब जब ये लाइकन मॉस कारपेट बन गया, इस लाइकन मॉस कारपेट के ऊपर क्या ग्रो करने शुरू हो जाएंगे, हर्ब्स। मतलब पहले सीड्स की जर्मिनेशन के लिए ये सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करेगा। ऑब्वियसली सीड को जर्मिनेट करने के लिए सूटेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं, तो ये जो लाइकन मॉस कारपेट है, ये उसको एक सबस्ट्रेटम या एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करेगा, ताकि जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनके सीड्स क्या कर सके, जर्मिनेट कर सके, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब हर्बेशियस प्लांट्स के सीड्स जर्मिनेट होते रहेंगे, तो ये हर्बेशियस प्लांट्स क्या करेंगे, और सॉइल इकट्ठा करेंगे, और सॉइल को एक्यूमुलेट करेंगे, ग्रो करेंगे, और एक वे बनाएंगे फॉर श्रब्स एंड ट्रीज। मतलब धीरे धीरे हर्ब्स के बाद कौन सी स्टेज आएगी, श्रब्स, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ जो होती हैं। तो जब बड़ी बड़ी झाड़ियाँ बनेंगी, वो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ फिर दोबारा सॉइल एक्यूमुलेट करती जाएंगी, और बड़ी बड़ी झाड़ियों के बाद क्या बनेंगे, ट्रीज, लास्ट में जाके ट्रीज। ये जो ट्रीज हैं, ये है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ट्रीज के आगे और कुछ नहीं बनेगा, ट्रीज फाइनल कम्युनिटी है, दैट इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो पायनियर कम्युनिटी कौन सी रही, लाइकन, और क्लाइमैक्स कम्युनिटी कौन सी है, ट्रीज। तो आप देख रहे होंगे रॉक्स के ऊपर कैसे एक पत्थर के ऊपर या कैसे रॉक्स के ऊपर ट्रीज फॉर्म हो गए, कैसे धीरे धीरे करके रॉक्स डिसॉल्व हुए, सॉइल बनी, सॉइल के ऊपर पहले लाइकन मॉस कारपेट बना, उसके ऊपर हर्बेशियस प्लांट्स बने, हर्बेशियस प्लांट्स ने आगे श्रब्स बनाए, मतलब श्रब्स के लिए जगह बनाई, देन श्रब्स आगे जाके क्या किस में ग्रो किए, ट्रीज में ग्रो किए। तो ट्रीज आगे जाके क्या बन गई, एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो दिस इज ज़ेराक सक्सेशन। ओके, नेक्स्ट इज योर हाइड्रार्क सक्सेशन। तो ये हाइड्रार्क से, हाइड्रा वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन किस में होगी, वाटर में। अगेन वाटर के उस एरिया में किसी भी लिविंग बीइंग का या किसी भी लिविंग फॉर्म का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, इसलिए कौन सी सक्सेशन है, प्राइमरी। ओके, इसमें पायनियर स्पीशीज लाइकन थी, इसमें पायनियर स्पीशीज होगी फाइटोप्लैंक्टन्स, स्मॉल प्लांट्स, ठीक है। अब इसकी कुछ स्टेजेस हैं, इसमें जो हाइड्रार्क सक्सेशन की स्टेजेस हैं, सबसे पहली आती है प्लैंक्टन स्टेज, जिसमें सबसे पहले आएंगे आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, जैसे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करेंगे, उन छोटे छोटे प्लांट्स को खाने वाले कौन होंगे, जू प्लैंक्टन्स। मतलब पहले आई आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, उसके बाद आए आपके जू प्लैंक्टन्स। फिर सेकंड क्या होता है, यही फाइटोप्लैंक्टन्स आगे धीरे धीरे जो अपने प्रोसेसेस को बढ़ाते जाएंगे, और दूसरी स्टेज आएगी सबमर्ज्ड प्लांट्स। सबमर्ज्ड प्लांट्स का मतलब होता है जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है, बिल्कुल मर्ज, सबमर्ज, अंदर हो, बिल्कुल ही पानी के अंदर होते हैं, ये ग्रो करते हैं अंदर की तरफ। जैसे हाइड्रिला या नाजा, ये दो प्लांट्स के नाम मैंने लिखे हैं, ये पानी के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर सबमर्ज्ड प्लांट्स के बाद एक स्टेज आएगी जिसको हम बोलते हो फ्लोटिंग प्लांट्स, जो पानी के सरफेस के ऊपर होते हैं, जैसे निलंबो। निलंबो का कॉमन नेम क्या है, लोटस।
और जैसे निम्फिया, निम्फिया इज़ वाटर लिली, ये पानी की सरफेस के ऊपर होते हैं। अगर आपने लोटस देखा होगा तो उसका ऐसे वो लीफ सा स्ट्रक्चर बना होता है, उसके ऊपर वो लोटस का फ्लावर होता है, तो वो बेसिकली है क्या, एक फ्लोटिंग प्लांट है, ठीक है। फिर फ्लोटिंग प्लांट के बाद कौन सी स्टेज आती है, रीड स्वैम्प्स। रीड स्वैम्प्स कौन होते हैं, एम्फीबियस प्लांट्स। नाउ दिस एम्फीबियस वर्ड मीन्स, आपने सुना होगा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। सेम ये प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट्स ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ वाटर बॉडी क्या हो जाती है, शैलो, थोड़ी कम होने शुरू हो जाती है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, ज़्यादा लैंड होता है, बहुत कम पानी होता है। तो रीड स्वैम्प्स कौन सी स्टेज है, जहाँ पे फ्लोटिंग प्लांट्स के बाद कौन से आ जाएंगे आपके, एम्फीबियस प्लांट्स, जैसे टाइफा, सैगिटेरिया, ठीक है, ये दो प्लांट्स के नाम हैं विच आर रीड स्वैम्प्स। ओके, रीड स्वैम्प के बाद स्टेज आती है सेज और मार्श मीडोज। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वाटर बॉडी थोड़ी कम होने शुरू हो गई है। इसका मतलब है आगे जाके जो नेक्स्ट कम्युनिटी आएगी उसके लिए पानी ज़्यादा मतलब पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा नहीं होगी। तो सेज और मार्श मीडोज में कौन आ जाते हैं आपके, ग्रासेस और हर्ब्स। ओके, ग्रासेस एंड हर्ब्स, ठीक है। तो मार्श मीडोज में कौन कौन आ गए, ग्रासेस और हर्ब्स। लास्ट में हर्ब्स के बाद ऑटोमेटिकली कौन आएगा, श्रब्स, जैसे उसमें था हर्बेशियस प्लांट्स देन श्रब्स, सेम वैसे ही ग्रासेस, हर्ब्स, देन उसके बाद श्रब्स, एंड फाइनली श्रब्स के बाद कौन आ गए, ट्रीज। ट्रीज आर दी क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। तो सेम यही हाइड्राक में भी क्या हुआ, शुरू कहाँ से हुआ, फाइटोप्लैंक्टन से, ख़त्म कहाँ पे हुआ, ट्रीज़ पे। तो ये होती है सक्सेशन, ठीक है। ग्रेजुअल चेंजेस आई हैं, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी बनने शुरू हुई है, ठीक है। सो दिस इज सक्सेशन। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।